Hello everyone, this is video number 4 of chapter 3 Economics, class 9th. Chapter name is Poverty as Challenge. इस चैप्टर पे हमने 3 वीडियोस कवर की है, वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं. सो आगे कंटिन्यू करते हैं. इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो. तो पावर्टी के बारे में हमने अभी तक स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट लेवल पे काफ़ी डिस्कस किया है. अब यहाँ पे हम पावर्टी के बारे में जो पढ़ेंगे वो पूरा ग्लोबल लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबल लेवल यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम पावर्टी की बात करें तो इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन है पावर्टी को लेके. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पावर्टी. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो लोग कैसी सिचुएशन में रह रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में रह रहे हैं, यानी कि उन जगहों पे, उन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी पावर्टी है. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग. द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1.25 per day has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो लोग $1.25 पर डे के से नीचे कमा रहे थे, एक तरह से उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, फॉल हुआ है. पहले जो थे 1990 की बात करें तो 43% ऐसे लोग थे, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, 43% ऐसे लोग थे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो $1 से या $1.25 से भी नीचे कमाया करते थे. लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो है धीरे धीरे बेटर होती चली गई और 2008 आते आते 22% जो यहाँ पे 43% थे लोग, वो अब सिर्फ कितने रह गए हैं, 22%. ये डाटा कब का गिवन है, 2008 का. ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल reduction in global poverty, it is marked with a great regional differences. अगर हम पावर्टी की ओवरऑल बात करें, ग्लोबल पावर्टी की, तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 1990 के अंदर 43% लोग थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन 2008 में सिर्फ 22% ही लोग रह चुके हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे है. तो काफ़ी अच्छा एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी रिडक्शन हुआ है पावर्टी में. बट इट इज़ मार्क्ड विद अ ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. इसकी वजह से जो डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, क्योंकि अगर हम हर कंट्री की बात करें वर्ल्ड के अंदर, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ईज़िली और जल्दी अपने आप को पावर्टी से बाहर निकाला है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी अभी भी है हमारे वर्ल्ड के अंदर जो स्टिल पावर्टी के अंदर है, या फिर उन इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पे लोग जो है पावर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं. देन पावर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर हम चाइना या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमी जो है ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है पावर्टी से बाहर आ पाए हैं. दो वहाँ पे बड़े रीज़न हैं कि किस वजह से इन कंट्रीज़ ने, चाइना ने और या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने अपने आप को पावर्टी से बाहर निकाला है. पहला रीज़न है वहाँ की जो इकोनॉमी है वो उसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हुई है. और सेकेंड इज़ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि लोगों के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से लाई जाए उसमें पैसा लगाया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, जब एक पर्सन को हम स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेजने के बाद कॉलेज, देन एक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम एक पर्सन के अंदर, एक इंसान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो एजुकेट होके, एजुकेशन अच्छी सी लेके वो वापस से इकोनॉमी में क्या कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए. एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जॉब कर सकता है, तो ही वो क्या करेगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा. अगर वो कोई पर्सन जॉब नहीं कर रहा है या कुछ अर्न नहीं कर रहा तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में. तो ये दो बहुत अच्छे रीजंस थे जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ ने अपने आप को पावर्टी से बाहर निकाला और बहुत ही जल्दी निकाला.
Number of poor in China has come down from 85% in 1981 to 14% in 2008। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 85% थे सिर्फ चाइना के अंदर। अगर हम बात करें तो 1981 में 85% जो पॉपुलेशन थी वहाँ की वो पॉवर्टी लाइन के अंडर थी, लेकिन 2008 आते आते 2008 में ही इनकी जो पॉवर्टी परसेंटेज है सिर्फ 14% रह गई एंड टू 6% इन 2011। अब 2011 में कितना रह गया, सिर्फ 6% रह गया। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया दैट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। तो अगर हम साउथ एशिया की कंट्रीज़ की बात करें, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिखाया इन कंपैरिजन टू चाइना, क्योंकि चाइना ने आप देख सकते हो चाइना 85% जो थी पॉपुलेशन 1981 में थी, लेकिन 2011 में सिर्फ 6% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर हम साउथ एशिया की बात करें जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं, उनकी जो ग्रोथ थी वो उतनी सेम नहीं थी या उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी उस ग्रोथ में कि लोग जो है पॉवर्टी से बाहर आ पाए। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। Then despite decline in the percentage of poor, the number of poor has declined marginally from 61% in 1981 to 36% in 2008। सो पुअर परसेंटेज की अगर हम बात करें, जो लोग पुअर थे या उनकी जो परसेंटेज थी उनमें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ ही है। उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि 61% से 36% हो चुका है 2008 में। ये आपका डाटा गिवन है 1981 से 2008 के बीच में। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज़ ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। तो अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करें, पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट कंट्रीज़ वाइज होगी। तो इसी वजह से जो पॉवर्टी का रेशो है, परसेंटेज है, वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है हर कंट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन जो होती है पॉवर्टी की वो हर कंट्री की डिफरेंट होती है। इंडिया की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा गरीबी है इंडिया के अंदर इन कंपैरिजन टू नेशनल एस्टिमेट्स। इन सब सहारा Africa, poverty in fact rose from 51% in 1981 to 41% in 2008। So अगर हम सब सहारा अफ्रीका की बात करें तो पावर्टी जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी, लाइक 51% के आसपास हो गई थी 1981 में, जो कि 2008 में कितनी रह गई है, 47%। ये ग्राफ में नीचे गिवन है, ग्राफ अभी हम देखते हैं। इन लैटिन अमेरिका द रेशो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम। लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी रेशियो जो है वो सेम है। इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। 11% से कितना गिरा है वो, 6.4% पे इन 2008। एंड पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. This table shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by International Poverty Line, means population below $1। टेबल देखते हैं हम। जो ऊपर नंबर्स में फिगर लिखा हुआ था वही इसमें बताया है कि यहाँ पे चाइना का दिखाया है कि चाइना का कितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ये जो रेड लाइन है ये चाइना के लिए शो हो रही है। ग्रीन जो है ये है आपका ईस्ट एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए। पिंक या मजेंटा जो लाइन है ये कलर जो है लैटिन अमेरिका के लिए या कैरेबियन के लिए है। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को यहाँ पे मिला है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो डाटा गिवन है ये 1980 से 2011 के बीच में गिवन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो नंबर ऑफ़ पुअर्स है वो किस तरह से काफ़ी कम हुआ है। ब्लू जो कलर है आपको शो कर रहा है सब सहारा अफ्रीका में। साउथ एशिया
कि कुछ कंट्रीज़ के को लेके ये वाला कलर शो कर रहा है ग्रीन, देन ऑरेंज कलर इज़ फॉर ईस्ट एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ एंड दिस ग्रे कलर इज़ फॉर चाइना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पुअर की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कम हुआ, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है इन सारी कंट्रीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी है उसका मेन रीज़न क्या है, किस वजह से ये पॉवर्टी होती है। देयर वर नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं या फिर रीजंस आप बोल सकते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, या इंडिया में वाइड स्प्रेड यानी फैली हुई है पॉवर्टी। हिस्टोरिकल रीज़न जो है दैट इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा लो है अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करें, उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्री के अंदर यानी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की। जो भी डेवलपमेंट हुआ करती थी वो अपने फ़ायदे के लिए हुआ करती थी, जो ब्रिटिश सरकार इंडिया में रहते हुए किया करती थी। ये सबसे बड़ा एक रीज़न माना जाता है इंडिया के अंदर पॉवर्टी का। पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल। जो भी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन्होंने एक तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथों से बना हुआ सामान या चीज़ें थी या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उसको डेवलप करने में हमेशा डिस्करेज दिखाया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिकॉज़ वो इंडिया के अंदर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए थे, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए या फिर इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए नहीं थे। तो ये भी एक रीज़न है। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 19th सेंचुरीज और 19। तो हमारी जो ग्रोथ थी वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा स्लो थी या बहुत ही ज़्यादा लो थी 19th सेंचुरी तक। और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में बाकी वर्ल्ड में बाकी जो कंट्रीज़ थी उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसी वजह से आज की डेट में भी हम 21st सेंचुरी में भी उन कंट्रीज से compete नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही पीछे है। स्टिल हम आज की डेट में भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक तरह से हमारी कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। तो जब डेवलपमेंट ही नहीं थी हमारी कंट्री के अंदर, लोगों के पास जॉब नहीं थी, ये एक और रीज़न है। लोगों के पास जॉब नहीं थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लोगों की इनकम इंक्रीज़ नहीं हो पा रही थी, तो भी लोग क्या होते जा रहे थे, जो थे गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। दिस वॉज अ कंप्लेन बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट रीज़न इज़ कॉज क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी, कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही थी। तो एक और रीज़न क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। ये भी आपका कॉज है पॉवर्टी का। द टू कंबाइंड टू मेक ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वेरी स्लो। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो थी, यानी एनुअली अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट उसकी भी बहुत ज़्यादा कम था। द फेलियर एट बोथ द फ्रांस प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो हम दो चीज़ों में एक तरह से फेल हुए, हमारी कंट्री प्रमोट नहीं कर पाए हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाए, इकोनॉमी जो है हमारी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई। और दूसरा रीज़न था आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हम नहीं कर पाए। ये जो रीज़न्स थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर पॉवर्टी होने के, यानी कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के जो है मेन रीजंस आपके। देन कंटिन्यू करते हैं आगे। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट द इफेक्ट वाज लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। देन धीरे धीरे जो डेवलपमेंट शुरू हुई, जैसे कि यहाँ पे इरिगेशन जो है या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आई जॉब्स की, और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ही लिमिटेड पार्ट्स में थे इंडिया के, क्योंकि कुछ ही जगहों पे ये जो
एक रेवोल्यूशन देखने को मिला था, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो बहुत ही कम एरियाज़ में देखने को मिला था। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट एरिया है इंडिया के अंदर, और हर एरिया के अंदर ये जो डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है वो पूरे कंट्री के अंदर नहीं था, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में था इंडिया के। देन इंडस्ट्रीज़ both in public and private sector did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers. इंडस्ट्रीज़ जो थी इंडिया के अंदर, ये सब हम जो बात कर रहे हैं ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कि किस तरह से अपनी इकॉनमी को सुधारने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। तो यहाँ जो हम कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हो, या पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, ये दोनों ही सेक्टर जॉब्स तो प्रोवाइड कर रहे थे, बट इतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर job in cities, many people start working as rickshaw puller, vendors, construction workers, domestic servant, etc. तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, जो लोग जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो उन लोगों ने एक तरह से कोई और तरीका ढूंढा कि किस तरह से अपने अर्न करना सीखे। तो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अर्न करना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए। कुछ रिक्शा पुलर्स, रिक्शा वाले बन गए, वेंडर्स बन गए, यानी कि छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो लेबर्स होते हैं, तो ये अलग अलग जो है लोग जो है डिफरेंट प्रोफेशंस में चले गए। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। अब सभी को पता है कि चाहे रिक्शा वाला हो या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, जो लेबर्स हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, या डोमेस्टिक सर्वेंट्स, मेड्स होती हैं, तो इन लोगों को इतना इनकम नहीं मिल पाती है। और इसी रीज़न, ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये एक पावर्टी को कॉज करता है, यानी कि इसकी वजह से भी पावर्टी होती है। They started living in slum on the outskirts of the cities, and problem of poverty, largely rural phenomenon, also become the feature of urban sector. तो इन लोगों के पास प्रॉपर जगह नहीं हुआ करती थी रहने के लिए, तो स्लम एरियाज़ में ये लोग रहना शुरू कर दिए, यानी कि शहर के बाहर जो भी खाली एरिया हुआ करता था जहाँ पे डंपिंग वगैरह होती है गार्बेज की, तो उन जगहों पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, बिकॉज़ रहने के लिए इनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं होती थी, इनके पास इनकम नहीं हुआ करती थी। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगे, पावर्टी लाइन के नीचे जाने लगे, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा पुअर होने लगे, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगी। और सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम थी एक तरह से अर्बन एरियाज़ की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अर्बन एरियाज़ में काफ़ी एक फ़ीचर बन गया कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जाने लगी अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सेक्टर्स में। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। एक और एक रीज़न यहाँ पे है कि इनकम इनइक्वालिटीज़, की इनकम में भी इनइक्वालिटीज़ देखी जाने लगी। जैसे कि वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiatives like land reforms, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly. सो पावर्टी की यहाँ पे एक और बात हो रही है, एक और रीज़न है जो इनकम की बात हो रही है वो इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि जो हम इनकम दे रहे हैं उसमें भी समानता नहीं है, इक्वालिटीज़ नहीं है। तो एक रीज़न यहाँ पे क्या है कि एक और रीज़न है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी के पास ज़रा सी भी लैंड नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज में आपके कोई भी रिसोर्स हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स हो सकता है कि अगर पानी की फैसिलिटीज़ है, जो गरीब पर्सन है या एक स्लम एरिया में जो एक इंसान रह रहा है, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन
फैसिलिटीज़ नहीं है, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें भी एक इंसान को पॉवर्टी लाइन के नीचे ले जा सकती हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई कि ताकि इन सारे इश्यूज़ को टैकल किया जाए और एक बहुत ही मीनिंगफुल मैनर में इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। बहुत सारे इनिशिएट्स लिए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, चेंजेस का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि लैंड के अंदर चेंजेस किए गए, लेकिन एक पॉलिसीज़ बनाई गई कि प्रॉपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का, असेट्स का, रूरल एरियाज़ के अंदर, ये सब चीज़ें। लेकिन स्टिल ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई प्रॉपरली। पॉलिसीज़ तो यहाँ पे बना दी गई, यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि लैंड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट ने बना दी, बट स्टिल ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलिसीज़ बना दी गई है लेकिन ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की गई। एंड इफेक्टिवली बट बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट, since lack of land resource has been one of the major cause of poverty in India। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इतनी लैंड नहीं है जितनी की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये काफ़ी बड़ा कॉज है पॉवर्टी का इंडिया के अंदर। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी could have been improved of life of millions of poor और rural people। यहाँ पे हमने देखा है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें, लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही अनइवन है। अनइवन इस तरह से कि एक छोटा किसान है, उसके पास बहुत ही छोटी सी ज़मीन है, जैसे कि इतनी, और ये जो बाकी एरिया है कि किसके पास है, बिग लैंडलॉर्ड या फिर बिग फार्मर के पास है। तो यहाँ पे एक हो गया कॉज कि आपका बिग जो फार्मर है उसके पास तो बहुत बड़ी ज़मीन है, वो वैसे ही बहुत अमीर है, स्टिल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इन रूरल पुअर और रूरल एरिया, ताकि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो प्रॉपर हो पाए और लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बदल पाए। बिकॉज़ अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो पाएगा तो जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। Many other social or socio-cultural and economic factor also responsible for poverty। एक और रीजंस क्या है, सोशियो कल्चरल या फिर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ये भी पावर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकी वजह से भी पावर्टी होती है, कॉज होता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। कई बार सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से, यानी कि सोसाइटीज़ में जो सेरेमनीज़ होती है, रिलीजियस सेरेमनीज़ होती है, वो भी एक इंसान को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक सोसाइटी का हिस्सा हो। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ती है जो आपका मन नहीं है, स्टिल आपको सोसाइटी की ऑब्लिगेशंस की वजह से वो चीज़ पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो इंसान पुअर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको वो चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है पैसों की, ताकि वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि सीड्स खरीद पाए। ये सारे इनपुट्स है तभी आउटपुट मिलेगा। जो बीज है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। Since poor people hardly have any saving, they borrow, unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness। So the high level of indebtedness is both the cause and the effect of poverty। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें खरीद पाए, तो और ना ही उनके पास सेविंग होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं, किसी से उधार लेते हैं और ये रीपे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से वो पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं। पैसे वापस नहीं किए, इंटरेस्ट जो है उस पर चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
और कर्ज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये भी एक तरह से, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, एक कॉज भी है और एक इफ़ेक्ट भी है पॉवर्टी का। तो ये जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, सो ये काफ़ी सारे इसमें हमने रीज़न्स पढ़े, कॉजेज़ पढ़े कि किस वजह से यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें पॉवर्टी होती है या फिर इंडिया के अंदर स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है पॉवर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी के। दिस टॉपिक हम अपनी वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।